नमस्कार दोस्तों। आज हम वैद्युत स्थैतिकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसे कहा जाता है गॉस की प्रमेय पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, गॉस की प्रमेय को पढ़ने से पहले हमें उससे रिलेटेड कुछ टर्म को जानना पड़ेगा कि गॉस की प्रमेय में जिन टर्म्स का यूज किया जाता है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्षेत्रफल वेक्टर। देखिए, हमने तो ये पढ़ा है कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि होता है और अभी तक हमने कक्षा 11 में भी ये पढ़ा है कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं। देखिए, सपोज करिए ये हमारे पास में कोई बुक है और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका है कि इसकी लंबाई नाप लेंगे और इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल जो हो जाएगा वो क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए, यहां भी हम बना लें कि भाई अगर हमें हमारे पास कोई सपोज करिए इस तरह का सरफेस है, ये सरफेस है, इसकी लंबाई L हो गई और इसकी चौड़ाई B हो गई। तो इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो बड़ा ही आसान है कि इसका क्षेत्रफल निकालना लंबाई गुना चौड़ाई जो होगा वो इसका क्षेत्रफल होगा। लेकिन अगर ये समतल है क्षेत्रफल, तो समतल क्षेत्रफल जो होता है वो एक सदिश राशि होता है। क्यों सदिश राशि क्यों होता है? और सदिश राशि है तो फिर इसकी दिशा किधर को होगी? देखिए, जिस तरह हमने कक्षा 11 में क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ा है और हमने देखा है कि a क्रॉस b का जो मान होता है वो a b साइन थीटा के बराबर होता है। और आपने ये भी देखा है कि यदि हम i वेक्टर और j वेक्टर की क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो k वेक्टर आ जाता है। इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार, अगर हम मान लीजिए कि इसकी जो लंबाई है वो i की दिशा में है, यानी इसकी जो लंबाई है L वो I अक्ष की यानी x अक्ष की दिशा में है, और इसकी जो चौड़ाई है जो आप देख रहे हैं B वो j कैप की दिशा में है, यानी y अक्ष के अनुदिश है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई हमारे पास बनेगा क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो तीसरे अक्ष पर होगा, यानी k वेक्टर की दिशा में होगा। तो इसलिए अगर हम इसका क्षेत्रफल वेक्टर निकालें तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा और ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा, दैट इज आई ए वेक्टर। तो अगर हम इसे आई कैप माने, इसे हम जे कैप माने, तो ये इसका के कैप की दिशा में होगा, यानी तीसरी एक्स पर होगा। तो इसीलिए जो हमने यहां परिभाषा लिखी हुई भी है कि किसी समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो एक सदिश राशि होता है और इसकी दिशा जो होती है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की होती है, यानी दोनों इसके एरिया के लंबवत बाहर को होती है। यानी अगर हम इधर दोबारा देखें, जैसे हमारे पास में ये बुक है और इस बुक में जैसे आप देख पा रहे हैं ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये सरफेस बना इसका सरफेस ये है। लेकिन अगर क्षेत्रफल वेक्टर की बात आएगी तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर इस सरफेस के लंबवत है, ये वाला वेक्टर इसका क्षेत्रफल वेक्टर है। देखिए, इसमें एक बात और है कि यदि पृष्ठ की आकृति अनियमित है, सपोज करिए हमारे पास में कोई इस तरह का क्षेत्रफल, इस तरह का कोई एरिया है, तो इस एरिया में आप देख रहे हैं कि ये पृष्ठ समतल नहीं है, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा वो एक अदिश राशि होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सरफेस कितना भी उबड़ खाबड़ हो, जैसे आप देख रहे हैं पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा गोला है, तो इसका तो सारा सरफेस कर्व्ड है, वक्रीय है। लेकिन हम जहां रहते हैं तो बहुत छोटी सी जगह है, हम बहुत छोटे से सरफेस पर रहते हैं, अति सूक्ष्म भाग पर रहते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे नीचे की जमीन समतल है। बिल्कुल इसी प्रकार अगर ये एरिया अनियमित आकृति का है, यानी वक्रीय है, तो इसका बहुत छोटा सा भाग पूरा अगर क्षेत्रफल A है तो इसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े मान लें, बहुत छोटा सा भाग जो होगा यानी DA भाग जो होगा वो इसका समतल होगा, यानी इसके अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल को हम समतल मान सकते हैं, यानी इसके अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल को हम सदिश राशि मान सकते हैं। बात दिशा की आती है कि इसकी दिशा किधर होगी, तो जैसे हमने यहां देखा कि इसकी दिशा भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर को होगी, और ये आ गया DA वेक्टर। इस प्रकार हम DA वेक्टर निकालेंगे। तो ये है क्षेत्रफल वेक्टर। जैसा आपने देख भी पाए, आप परिभाषा नोट कर लें और एक चित्र बना।
देखिए, इससे अगली टर्म जो हमें देखने को मिलती है वो है घनकोण, जिसका हमें आवश्यकता होने वाली है। देखिए, हमने कोण तो पढ़ा है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देकर दिखाता हूं और शायद आपकी उससे थोड़ी छवि बन जाए कि घनकोण होता कैसा है। कि हमारे पास में कोई लाइन है, इस तरह से लाइन है, और हम इसे बिंदु O से मिलाएंगे, इस लाइन को। तो बिंदु O से इसके इस वाले पॉइंट से भी मिला दिया और इस वाले पॉइंट से मिला दिया, तो इनके बीच जो एंगल बना है इसे हम कहते हैं कोण। ये इसे कहते हैं हम कोण। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच जो झुकाव है, ये दोनों लाइनें जो झुकाव बनाती हैं एक दूसरे से, इसका नाम हम कहते हैं कोण और रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ठीक, अगर हम 3 डायमेंशन में देखें, जैसे कोई हमारे पास में सपोज करिए ये हमारे पास में कोई इस तरह की प्लेट, जैसे ये हमारे पास में कोई इस तरह की प्लेट है, ये प्लेट है हमारे पास इस तरह की, और हमने क्या करा, इसके प्रत्येक कोने से एक लाइन मिला दी और इस लाइन को बिंदु O से मिला दिया। बिंदु O से मिलाने पर एक लाइन ये मिला दी, एक ये मिला दी, ये भी मिला दी, और इसके पीछे से ये लाइन भी बिंदु O से मिल रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि चारों कोनों से जो ये लाइन मिल रही है, ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो बना रहे हैं, ये वाला, ये घनकोण है, ये घनकोण है। बिल्कुल इसी प्रकार से हम, जैसे किसी हम वर्त की बात करें, जैसे कोई हमारे पास वर्त है और इस वर्त का हम कोई भी चाप ले लें, सपोज करिए हमने इसका इतना बड़ा चाप ले लिया, ये चाप ले लिया और इसे केंद्र से मिला दिया इस चाप को। ये रेखाएं यानी ये त्रिज्याएं जो झुकाव बनाती हैं, इसे हम कहते हैं, जैसे ये चाप हमने मान लिया, कोई भी सपोज करिए एस चाप मान लिया, तो अगर हम यहां से चाप का मान निकालें, अगर हम कोण का मान निकालें, तो हमने देखा है कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, यानी एस अपॉन आर। यानी अगर हम इनका मात्रक निकालें, तो मात्रक वैसे तो ये काट देते हैं, थीटा का अगर मात्रक निकालें तो वैसे तो ये मात्रक हीन आता है, मीटर से मीटर कट जाएगा, लेकिन फिर भी इसका एक मात्रक है, रेडियन कहते हैं। ये पूरक राशि है, इसका मात्रक होता है रेडियन। बिल्कुल इसी प्रकार अगर हम घनकोण की बात करें, तो घनकोण में अगर हम कोई गोला ले लें, बहुत बड़ा गोला है और हमने कोई गोला ले लिया और इस गोलीय पृष्ठ पर सपोज करिए हमारे पास ये कोई गोला है, इस तरह का गोला लिया है और इस गोले का जो केंद्र है ये इसका केंद्र हो गया। गोले के केंद्र से इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, एक टॉर्च ले लें, जो टॉर्च इस तरह से रेखाएं निकालती है, इस तरह से प्रकाश निकालती है, और यहां से हमने टॉर्च मारी तो हमने देखा कि इसकी जो टॉर्च है वो इस तरीके से पड़ी जा करके सरफेस पर, इस तरीके से चारों ओर से सरफेस पर पड़ी, और इसने जो गोला है, जो बंद गोला है, इसके कुछ सरफेस पर उजाला बना दिया, यानी एक उसकी लाइट आ गई। यानी सपोज करिए हमारे पास में इतने सरफेस पर इसके, ये जो सरफेस है गोले का, इस पर हमें लाइट दिखाई। तो आप ये जो 3 डायमेंशन जो बनेगा, ठीक शंकु जैसी जो आकृति बनेगी, इसे हम कहेंगे घनकोण, घनकोण, और रिप्रेजेंट करेंगे डी ओमेगा से। आप ऐसे समझ सकते हैं कि गोले का कोई भाग ले लिया और गोले के सपोज करिए ये गोले का भाग उठा लिया और यहां से हमने इस तरह का एंगल बना दिया, जैसे शंकु होता है, इस तरह से कोई एंगल बना दें तो हम इसे घनकोण के नाम से जानते हैं। हम घनकोण इस तरह ही बना सकते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई घनकोण है, आप देख रहे हैं यहां से घनकोण है और ये 3 डायमेंशन है जो कि बढ़ता चला जा रहा है। जैसे हमने सोफ्टी देखी है खाने वाली, या बर्थडे टोपी देखी है, जो बर्थडे टोपी लगा देते हैं बच्चों के ऊपर, वो बिल्कुल घनकोण ही बनाती है। तो ये घनकोण है। यानी अगर हम इसकी परिभाषा बनाएं तो आप कह सकते हैं
तो इसकी परिभाषा बनाएं कि गोलीय पृष्ठ का कोई भाग गोले के केंद्र पर शंकु जैसी आकृति का जो कोण बनाता है उसे हम घन कोण कहते हैं और इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अगर हम यहां देखें, जैसे आप घन कोण देख रहे हैं और इस क्षेत्रफल को आप पूरा क्षेत्रफल तो इसका जो होगा वो a होगा, हम इसे छोटे से क्षेत्रफल को इसे हम dA मान लेते हैं और इसलिए इसका घन कोण भी d ओमेगा मान लेते हैं। त्रिज्या ले लेंगे, अगर हम इस गोले की त्रिज्या लें तो इस गोले की त्रिज्या स्मॉल r मान लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, जो d ओमेगा होगा, जो घन कोण होगा, तो जैसा हमने यहां देखा था, यहां हमने चाप लिया था, तो अब की बार में यहां क्षेत्रफल लेंगे और पहले हमने यहां त्रिज्या ली थी, अब की बार त्रिज्या का स्क्वायर लेना पड़ेगा और इसका जो मात्रक होगा, घन कोण का जो मात्रक होगा ये होगा स्टेरेडियन। घन कोण का जो मात्रक होता है इसका मान होता है, इसका नाम होता है स्टेरेडियन। देखिए एक बात और देख लें, अगर हम इसका एक केस बना लें कि अगर हमें संपूर्ण घन कोण निकालना हो, इस गोले का जो ये आप गोला देख रहे हैं संपूर्ण घन कोण अगर हम निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक, गोले का संपूर्ण घन कोण निकालना चाह रहे हैं हम, ये कैसे निकलेगा, यानी ओमेगा निकालना चाह रहे हैं तो गोले का, इसके लिए आपको संपूर्ण क्षेत्रफल ही लेना पड़ेगा गोले का। अब गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल तो ये होता है पूरा a बटे r स्क्वायर। अब गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल है 4 पाई r स्क्वायर बटे r स्क्वायर, इससे हम इसे काट देंगे तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल जो ओमेगा का संपूर्ण घन कोण जो होता है इसका मान होता है 4 पाई। तो इस प्रकार हम गोले का संपूर्ण घन कोण निकाल पाते हैं, इसका मान 4 पाई आता है। इसी प्रकार अगर हम वर्त के लिए निकालें, संपूर्ण कोण निकालें तो इसका मान 2 पाई आएगा, यानी कोण का दुगुना होता है घन कोण। ऐसे हम कह सकते हैं वर्त के लिए जो कोण होता है 2 पाई, उसका दुगुना होता है घन कोण ओमेगा। हम सेकंड केस भी देख लें कि अगर हमारे पास में जो गोला है और यहां जो क्षेत्रफल वेक्टर बन रहा है, ये क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा जो है वो है dA वेक्टर इस दिशा में, लेकिन जो त्रिज्या वेक्टर है वो इस दिशा में है, यानी त्रिज्या वेक्टर आ गया इस दिशा में। तो इस स्थिति में हमें घन कोण कितना प्राप्त होगा। अगर क्षेत्रफल एरिया ये है, ये dA एरिया है और क्षेत्रफल वेक्टर लंबवत हो गया इसके, तो ये आ गया और बीच का कोण बना रहा है ये थीटा। तो हम देखना चाहते हैं कि इस स्थिति में घन कोण कितना होगा। देखिए अगर ये स्थिति है तो हम dA के घटक कर लेते हैं और इसका जो घटक आता है, एक घटक इसका आएगा ये आएगा dA cos थीटा और दूसरा घटक आएगा dA sin थीटा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो त्रिज्या की दिशा में जो घटक आ रहा है इसका वो dA cos थीटा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, d ओमेगा बराबर, जहां हमने क्षेत्रफल ले रखा है वहां क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल का वो वाला घटक लेंगे जो त्रिज्या वेक्टर की दिशा में है और बटे r स्क्वायर। तो इस स्थिति में हमारे पास में जो क्षेत्रफल d ओमेगा यानी घन कोण जो निकलेगा वो इस सूत्र से हम निकाल लेंगे। तो फिलहाल हम इन दो टर्म को पर चर्चा करिए आज हमने, जिसका नाम है एक का क्षेत्रफल वेक्टर और दूसरा है घन कोण। ठीक है, अगर आपको वीडियो लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।